गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मार्सिलिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले मार्सिलिया के बीजाणु उद्भिद की संरचना और मार्सिलिया की जो बीजाणु फलिका या जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीजाणु फलिका जो होती है उसकी मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्ड थे, सेक्शन थे, उनके बारे में जानकारी दी थी। आज का हमारा जो टॉपिक ये है कि मार्सिलिया के अंदर जो बीजाणु फलिका होती है या जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और किस जगह पे होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीजाणु फलिका होती है वो जो यंग लीफ होती है, तरुण पत्ती जिसको बोलते हैं, उसकी मार्जिनल कोशिका से विकसित होती है। मार्जिनल कोशिका का मतलब हुआ सीमांत कोशिका, और यह कोशिका जो लीफ होती है उसकी भीतरी सतह पर स्थित होती है। जो भी मार्जिनल सेल होगी वो भीतरी सतह पर स्थित होती है, और इस कोशिका का जो विभेदन होता है पत्ती की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसके द्वारा 6 से 8 कोशिकाओं के निर्माण के बाद होगा। एपिकल सेल ऑफ लीफ, जिसे हम पत्ती की शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्पोरोकार्प को बनाने वाली कोशिका है वो कहाँ होती है। अब ये जो बीजाणु फलिका की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वो अपने दोनों ओर लेटरल भाग में कोशिकाएं या सेल्स का निर्माण करती है दोनों ओर, और जिसके कारण कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, अविभेदित होता है। और अगर हम उत्तक लेवल पे उसका अध्ययन करें तो उसमें एक एपिडर्मल होगी, 2 से 3 सब एपिडर्मल सेल भी बनती है, और बाकी कोशिकाएं हम जिसे कहते हैं कि सारी की सारी अविभेदित होती है। अब इसी अवस्था में देखेंगे अपन कि बीजाणु फलिका की जो अव्यक्त सतह होती है उस पर सॉरस मदर सेल की 2 पंक्तियों का निर्माण होता है। अब डायग्राम में भी देखेंगे कि 2 पंक्तियां कहाँ पे बनती है। अब जो सॉरस मदर सेल क्या करेगी, अपनी कुछ कोशिकाओं का और निर्माण करेगी, तो उससे जो भी व्युत्पन्न कोशिकाएं होगी वो उनकी असमान वृद्धि होने के कारण सॉरस से ऊपर और नीचे की ओर एक हम लोग कह सकते हैं कि मध्य रेखा बन जाती है, और एक गर्त जिसे हम खाली स्थान कह सकते हैं, आर्क शेप डिप्रेशन जिसको मैंने कहते हैं, उसका निर्माण हो जाएगा। तो ये जो गर्त है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरल कैनाल कहते हैं, या सॉरस कैनाल भी आप इसको कह सकते हो। इसको भी हम आगे डायग्राम में देखेंगे किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में, अब जो सॉरस मदर सेल जो बनी है वो विभाजित होकर एक रिसेप्टिकुलर सरफेस जिसे हम पात्र पृष्ठ कोशिकाएं कहते हैं उसका निर्माण करती हैं, जिसमें कोशिकाएं 2 एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। और ये जो सरफेस है उस पर बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती है। तो ये जो रिसेप्टिकल एक बार बन गया उस पर स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है उसका निर्माण होगा। अब आप देखेंगे कि मार्सिलिया जो प्लांट है वो हेटेरोस्पोरिक है, यानी विषम बीजाणुक है, जिसमें मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ बनेंगी। तो ये जो दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ हैं जो रिसेप्टिकल या जिसको हम पात्र कोशिकाएं कहते हैं उसके ऊपर निर्माण होगा। बीजाणुधानियों का जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम का, वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब जिससे पहले भी हमने अध्ययन कर चुके हैं कि चाहे मेगा स्पोरेंजियम या माइक्रो स्पोरेंजियम, उनको बनाने वाली जो कोशिका हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं या इनिशियल सेल जिसको हम कहते हैं, उनकी संख्या 1 से अधिक होती है। और जब स्पोरेंजियम पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी बीजाणुधानी, तो विकसित होने के बाद उसकी जो भित्ति है वो 1 से अधिक स्तर की होगी। तो ये जो हमने डेवलपमेंट पढ़ा है स्पोरोकार्प का, इस डेवलपमेंट को अब यहाँ डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखें आप, ये देखें, ये लीफ जो है हमने जैसा कि बताया कि जो यंग लीफ होती है उसकी मार्जिनल सेल से निर्माण होता है। तो ये देखें स्पोरोकार्प इनिशियल है, उसका निर्माण हो गया। अब स्पोरोकार्प इनिशियल में जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये कोशिकाएं धीरे धीरे विकसित होती है, और विकसित होने के बाद मध्य भाग में एक खांच का निर्माण होगा। कैनाल का निर्माण किस प्रकार से होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये सॉरस जो मदर सेल है इसके और इसके बीच में ये एक प्रकार की कैनाल या जिसे हम सॉरस नलिका भी कहते हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होता है उसको दिखा रखा है। सॉरस मदर सेल का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है उसको दिखा रखा है, और मध्य कोशिका मीडियन सेल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट में हमने पढ़ा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये कैनाल विकसित हुई, इस कैनाल के एक तरफ आप डायग्राम एफ में देख सकते हैं, यहाँ पे देखें मेगा स्पोरेंजियम इनिशियल सेल,
और पूरी की पूरी ये जो जिसको हमने अभी पात्र कहा था, पात्र पृष्ठ या रिसेप्टिकुलर सरफेस कहा था, तो ये जो रिसेप्टिकुलर सरफेस है उसका निर्माण कैसे हुआ है, सॉरस मदर सेल से। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉरस मदर सेल जो दोनों हैं किस प्रकार से हैं। तो ये जैसी रिसेप्टिकल बनी, इनमें से कुछ कोशिकाएं आप देख सकते हैं कि मेगास्पोरेंजियम इनिशियल के रूप में कार्य करेगी, और यही कोशिकाएं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करेगी। जैसे मान लो ये 1 2 3 4, तो ये सारी की सारी कोशिकाएं किसका निर्माण करेगी, मेगास्पोर का निर्माण करेगी। और इसी रिसेप्टिकुलर में से या इसी पात्र पृष्ठ कोशिकाओं में से कुछ सेल ऐसी होती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल के रूप में कार्य करेगी, और वो माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो एक जो सब टेरिडोफाइटा से अलग इसमें एक जो टॉपिक है वो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो स्पोरोकार्प है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब जैसे ही स्पोरोकार्प परिपक्व हो जाएगा, हमने इसकी संरचना देख ली, डेवलपमेंट देख लिया, तो परिपक्व होने के बाद जो बीजाणु फलिका है उसका स्फुटन किस प्रकार से होता है, जिसे हम डेहिसेंस कह सकते हैं। तो स्फुटन के अंदर भी इसको भी हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे कि सामान्यतः जो बीजाणु है वो बीजाणु फलिका भित्ति के गलने के बाद मुक्त होते हैं, क्योंकि स्पोर जब रिलीज होंगे तो नेक्स्ट जो पीढ़ी है जिसे हम युग्मोकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं उसका निर्माण होगा। अब ये जो गलने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपको ये ध्यान कर रखना है कि स्पोरोकार्प के अंदर, मार्सिलिया के अंदर 2 से 3 साल का समय लग सकता है किसको गलने के अंदर, जो स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका जिसको हम कहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस 2 और 3 साल की जो अवधि है उसमें जो सीड वाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, स्पोर वाइबिलिटी का मतलब वो वापस जर्मिनेशन होने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म नहीं होती है, या अंकुरण क्षमता जिसको बोलते हैं उसमें किसी प्रकार का रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी अगर कोई बीजाणु फलिका है और उसको हम पानी में रखें तो उसको अंकुरित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि बीजाणु फलिका एक लंबे समय तक अपन कह सकते हैं कि जर्मिनेशन पावर में रहती है। अब जैसे ही पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी तो बीजाणु जो फलिका स्पोरोकार्प वेंट्रल सतह से 2 कपाटों में फट जाएगी। 2 कपाटों में आप डायग्राम में देख लेते हैं अपन इसको, ये देख लेते हैं, ये देखें, ये सामान्यता है। जैसे इसने पानी का एब्जॉर्प्शन किया तो 2 वाल स्पोरोकार्प पे 2 कपाटों के अंदर, ये एक पोर्शन हो गया, एक पोर्शन, यानी दोनों जो पार्ट है वो अलग अलग हो गए। और जैसे ही बीजाणु फलिका जब फट जाती है तो हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि उसके अंदर रिंग पाई जाती है जिसे हम जिलेटिनस रिंग कहते हैं, ठीक है। और इसी रिंग पर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम है वो लगी रहेगी। तो ये जो जिलेटिनस रिंग होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाती है और दोनों कपाटों से बाहर निकल जाएगी। आप डायग्राम सी में देखें, ये जिलेटिनस रिंग जो थी वो बाहर निकल गई और नीचे की तरफ आपको इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग सोराई जो हमने नाम दिया है जिसके ऊपर बीजाणु धानियाँ लगी रहती है वो आपको दिखाई देगी। अब स्फुटन के बाद इंडोसियम और स्पोरेंजियम वॉल है वो भी रिडक्शन हो जाएगी और गुरु और लघु बीजाणु हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्सिलिया के अंदर किस प्रकार से बीजाणु फलिका है उसका स्फुटन होता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है, तो आपको इसमें ये बताना है। अब जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ये है कि 2 नंबर का क्वेश्चन और भी कई बार पूछा हुआ है कि ये जो बीजाणु फलिका हम पढ़ रहे हैं उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर किस प्रकार का है, यानी बीजाणु फलिका की आकृतिक प्रकृति जिसको हम बोलते हैं वो किस प्रकार की है, आप एक्सप्लेन करें। तो वैज्ञानिकों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। मुख्य रूप से 2 मतों का आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन करना है। पहला जो मत है उसे हम लीप सेगमेंट या लेमिनार हाइपोथेसिस, इसे हिंदी में पर्णखंड और पटली की परिकल्पना कहते हैं, और दूसरा जो सिद्धांत है उसे हम पिट्यूलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो पहला जो सिद्धांत दिया गया था जिसे हम लीप सेगमेंट और लेमिनर हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी पर्णखंड और पटलीय परिकल्पना, इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं जिसमें रूसो, कैम्पेल, बोवर, ईम्स, पुरी एंड गर्ग और गुप्ता, ये वैज्ञानिक थे और ये इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताई कि ये सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो स्पोरोकार्प है ये लीफ का लेटरल फर्टाइल पार्ट है, ठीक है, यानी पत्ती का एक फर्टाइल पार्ट है वो स्पोरोकार्प है। अलग अलग वैज्ञानिकों, जैसे पहले वैज्ञानिक रूसो का अगर हम सिद्धांत फॉलो करें तो उन्होंने माना कि जो बीजाणु फलिका है 2 लीफ प्लेट से निर्मित संरचना है। लीफ प्लेट जैसा हम जानते हैं, पहले डायग्राम में देखा कि इस प्रकार के जो मार्सिलिया के अंदर जो संरचना पाई जाती है जैसे पर्णक, तो ये बताया गया उन्होंने कि 2 लीफ प्लेट है उनसे निर्मित है और दोनों पर्णकों के जो वेंट्रल पृष्ठ है वो एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और उससे इसकी संरचना का निर्माण होता है। अगर हम कैम्पबेल की माने, ये भी इस मत के समर्थक थे, तो कैम्पबेल ने बनाया कि जो बीजाणु फलिका है वो पिनेटली कंपाउंड लीफ का एक रूपांतरण है, जिसे हम हिंदी में
पिच्चाकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसमें भी पर्णक संयुक्त होकर क्या बना रहे हैं, बीजाणुफलिका बनाते हैं। तीसरे वैज्ञानिक जो बॉवर थे वो भी लगभग यही मानते हैं कि ये एक यूनिपिंडेटली कंपाउंड लीफ है, उसका रूपांतरण है। ठीक है, एम्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी ये बताया, एम्स ने बताया कि बीजाणुफलिका की तुलना हम ऐसी संयुक्त पत्ती से कर सकते हैं जिसमें 4 पर्णक हो। 4 पर्णक का मतलब ये हुआ कि ये मान लो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पर्णक है। तो अपन एक कंपाउंड लीफ से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और इस मत के अनुसार संयुक्त पत्ती के जो निचले पर्णक है वो ट्यूबरकल द्वारा प्रदर्शित होते हैं और जो ऊपरी पर्णक है वो बीजाणुफलिका की बॉडी का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब 4 पर्णक है, तो 4 पर्णक में हमने जो संरचना देखी थी बीजाणुफलिका की वो किस प्रकार की थी, ये इस प्रकार की संरचना थी। ये तो इसमें जो ऊपरी पोर्शन जिसे हम ट्यूबरकल्स कहते हैं और ये बॉडी, तो 2 पर्णकों ने ट्यूबरकल्स का निर्माण कर दिया और 2 पर्णकों ने किसका निर्माण कर लिया, जो इसकी जो बॉडी है उसका निर्माण किया। इसी प्रकार से पुरी, गर्ग और गुप्ता, यानी कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो वैज्ञानिक थे वो किसका समर्थन करते हैं। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम एम्स का जो सिद्धांत है उसको फॉलो कर रहा है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि बीजाणुफलिका है वो एक प्रकार से पत्ती का फर्टाइल पार्ट है। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था जिसे हम पिट्यूलर हाइपोथेसिस कहते हैं, ये जो मत है जॉनसन ने 1898 में दिया था। अच्छा, जॉनसन ने क्या बताया, जॉनसन ने बताया कि मार्सिलिया की जो बीजाणुफलिका है वो स्टेराइल लीफ के समान है। पहला जो सिद्धांत था वो फर्टाइल पार्ट के बराबर बनाया था पहले वाले जो समर्थक थे, और उन्होंने बताया कि ये जो बीजाणुफलिका है ये बंदी पत्ती के समजात है, मतलब उसके होमोलोगस जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें बंदी पत्ती के जो उपांत, जो मार्जिन की जो कोशिका हैं वो लेमिना के स्थान पर, क्योंकि बंदी है वो लेमिना बनाएगा, लेमिना एक पत्ती का पार्ट होता है, तो उसके स्थान पर किसका निर्माण कर लेता है, बीजाणुधानियों का या स्पोरेंजियम का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जॉनसन का जो मत है वो बीजाणुफलिका को केवल एक पर्णक का रूपांतरण न मानकर पूर्ण पत्ती का रूपांतरण मानता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं कि मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो बीजाणुफलिका का है वो किस प्रकार से होता है। तो आज हमने बीजाणु स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट, स्पोरोकार्प का स्फुटन किस प्रकार से होता है और मॉर्फोलॉजिकल नेचर किस प्रकार का है बीजाणुफलिका, उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि जब बीजाणुफलिका स्फुटित हो जाती है, इसमें से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर रिलीज हो जाते हैं, तो किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।